राम राम दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए। जिस मिशन से मैंने क्लास शुरू की थी 12वीं के लिए, वो मिशन पहली क्लास को देखते हुए जरूर कामयाब रहा। एक क्लास में ही और घंटे 2 घंटे बाद ही उसको बम्पर व्यूज मिले, बड़ा अच्छा लगा। और इसका मतलब आप सब चाहते हैं कि क्लास अपन जारी रखें, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपका रिस्पांस अच्छा था, तो ऐसा ही रिस्पांस आगे बनाए रखें। मैं परीक्षा तक आपको एक से बेहतरीन चीजें दूंगा, बढ़िया मैटर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जो अपन ने शुरुआत की थी वो सब शक्ति देखी। दोस्तों, आपके 4 टॉपिक व्याकरण के हैं: भाषा, व्याकरण एवं लिपि, अलंकार, शब्द शक्ति और पारिभाषिक शब्दावली। मैं आपको तीसरा टॉपिक शब्द शक्ति पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाषा, व्याकरण एवं लिपि, जो आपका पहला टॉपिक है। दोस्तों, इसमें प्रश्न जो है मित्रों सीधा सीधा आता है, परिभाषा लिखवाई जाती है, अंग लिखवाए जाते हैं। एक एक में टॉपिक को पढ़ाते हुए, भाषा आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, भाषा ही है। उसके बाद व्याकरण और लिपि मात्र 10-15 मिनट के टॉपिक है, 10-10 मिनट के टॉपिक है। इसमें थोड़ा जो टाइम लग रहा है वो भाषा में लग रहा है। और प्रश्न जो है, देखो लिपि में तो लिपि किसे कहते हैं? परिभाषा। और भारत की 2 लिपियां खरोष्ट और ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा जाता है। व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के अंग कौन से हैं वो पूछा जाता है। ये तो 2 प्रश्न फिक्स है, इनमें से ही आता है। अब बाकी प्रश्न बनेंगे सारे, वो भाषा से बनेंगे, तो अपन भाषा को गहराई से पढ़ेंगे, उनको उतनी चीज में पढ़ेंगे। मैटर आपको टॉप मिलेगा, इस क्लास से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास दोस्तों रीट विद्यार्थियों के लिए, 2nd ग्रेड विद्यार्थियों के लिए, 3rd ग्रेड विद्यार्थियों के लिए भी है, तो वो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति, जो मैंने शब्द शक्ति की क्लास थी वो भी रीट के लिए थी, तो आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और सदस्य भी जुड़ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। देखिए, अपने जो 4 टॉपिक आपकी क्लास में दिए हुए हैं व्याकरण से संबंधित, उसमें शब्द शक्ति को अपन ने कर लिया है। आज दूसरा टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। बेटा, नाम से पता चल रहा है कि इसमें भाषा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अपन लिपि के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से एक प्रश्न पक्का आता है। कैसे प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के स्तर के प्रश्न बनने हैं, मैं आपको एक एक प्रश्न बता दूंगा कि यहां से ऐसा प्रश्न आना है। और इन तीनों टॉपिकों में जो थ्योरी अपन पढ़ेंगे, उनसे आपको कम से कम कितनी चीजें याद रखनी है, जितनी बताऊं वो चीज आप जरूर याद रखना। तो पहले बात करते हैं भाषा। देखो बेटा, हम मानव हैं। क्या है? मानव है, प्राणी है। तो प्राणी के हृदय के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, उनके भाव है, या वो किसी को कोई संदेश देना चाहता है, या उसके कोई विचार है, या कोई सूचना है, तो वो सब क्या करेगा? अगर उसको वो देना है तो उसका कोई ना कोई माध्यम हो, वो माध्यम से देगा। और वो माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। देखो, संस्कृत की क्लास ले रहे हो तो क्या करेंगे? संस्कृत वाला संस्कृत में बताएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी वाला हिंदी में करेगा। तो वो माध्यम है ना, वो हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, वो माध्यम है। और वो माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही अपन अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जो है वो उसमें मानव के विकास में क्या कह रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण यानी संवाद, ये सब जो है, या विचार रखता है, सूचना, संदेश, भावना की अभिव्यक्ति, ये सब पहुंचाता है। वो किसके माध्यम से पहुंचाता है? भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। तो सबसे पहले भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। अब उसकी भाषा कोई सी भी हो सकती है। अब आपका जो गुरुजी में तो मारवाड़ी में कहा, में तो राजस्थानी में कहा, ये भाषा नहीं है बेटा, ये बोलिया है। वो अपन बात करेंगे आगे चल करके। ये बोली है, भाषा नहीं है। और बोलियों को अपन उपभाषा कहते हैं। देखिए, मानव जाति के विकास में मनुष्य जाति जो है, उसका जो विकास है, उस विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन। अभिव्यक्ति यानी जो आप अपनी बात है
उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो दो तरीके से, या तो लिख करके या बोल करके। लेकिन दोनों में ही किसका उपयोग होगा? भाषा का। भाषा अंग्रेजी का तो अंग्रेजी में बोल के कहेगा, लिख के कहेगा, हिंदी वाला हिंदी में कहेगा, संस्कृत वाला संस्कृत में कहेगा। तो मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन या कह सकते हैं संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण यानी संवाद, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा हुई, आप मुझसे कहेंगे, तो आपस में ये जो अपना भी क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण चल रहा है। तो संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा ही है। क्या है? भाषा ही है। मनुष्य परस्पर यानी आपस में, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे कह रहे हो, परस्पर विचार विनिमय, जो अपने विचार है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी मैं बात रख रहा हूं, आप सुन रहे हो, फिर आप बात रखोगे, मैं सुनूंगा, तो विनिमय का मतलब है आदान प्रदान। तो परस्पर विचार विनिमय, या कोई संदेश है, या कोई सूचना है, या भावना, मन की जो भावना है उनकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करता है। मनुष्य किनके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा ही। सारे काम किसके द्वारा होते हैं? भाषा द्वारा ही होते हैं। मुख से जिन, मैं बोल रहा हूं तो मुख से जिन ध्वनियों, अब बोल रहा हूं तो आवाज आ रही है, ये जो ध्वनि है, इन ध्वनियों या कोई शब्द कहता हूं, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं। किनसे? मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उनका आधार या वाचिक माध्यम मानक भाषा ही होती है। भाषा ही होती है भी। अपने मुख से जो भी मैं कोई ध्वनि निकालता हूं, कोई शब्द बोलता हूं या वाक्य बोलता हूं, तो उसका माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा ये कितनी बार बता दिया कि आप संस्कृत का आदमी संस्कृत में बोलेगा, हिंदी का हिंदी में बोलेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में बोलेगा। तो माध्यम तो है ना, वो एक हिंदी है, संस्कृत है, क्या है? माध्यम भाषा ही है। वो भी कैसी? मानक भाषा, यानी प्रतीक, इन सब का प्रयोग होता है। इनके कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं, चिन्ह होते हैं इनके, प्रतीक, मानक भाषा। तो भाषा के बारे में आपने पहली बात कुछ चीजें देखी कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण का माध्यम भाषा ही है, और मनुष्य परस्पर आपस में विचार विनिमय, संदेश, सूचना या अपने भावना की अभिव्यक्ति वो किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से ही करता है। और मुख से क्या करे? मुख से जिन ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, ये सब जो निकलते हैं, व्यक्ति व्यक्त करता है आपस में ही परस्पर, तो उनका आधार या वाचिक माध्यम भी क्या है? मानक भाषा ही है। तो अपन पहले भाषा की बात कर रहे हैं। अब बेटा बात करते हैं, इतना आप समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं कि भाषा जो है, उस भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्युत्पत्ति यानी विशेष रचना। देखो, भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु और उसमें आ प्रत्यय के मिलने से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु और उसमें आ प्रत्यय, पीछे लगने वाले शब्दांश जो होते हैं प्रत्यय होते हैं, आगे लगने वाले किसी शब्द के जो शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो संस्कृत की जो भाष धातु उसमें आप प्रत्यय लगने से मिला है, और इस भाष का अर्थ, इस भाष धातु का जो अर्थ होता है वो होता है कहना या बोलना। कहना, कथन या बोलना, ये इसका अर्थ होता है। तो अपन देखते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आप प्रत्यय जुड़ने से बना है या हुआ है, और भाष धातु का अर्थ है, देखो दो अर्थ है, मूल आपको बताया उतना याद रखना है, कथन या कहना या बोलना, लेकिन और भी है भाष वक्तायाम वाची। भाष वक्तायाम वाची, वाची यानी वाणी, वक्तायाम वक्ता की, बोलने वाले की, वक्ता जो बोलता है। भाष वक्तायाम वाची यानी व्यक्त वाणी, व्यक्त वाणी यानी कथन अर्थात कहना। व्यक्त वाणी, व्यक्त यानी प्रकट, वाणी यानी बोलना, जो बोला वो वाणी वही, तो उसने जो कहा या उसका जो कथन वही उसका अर्थ होता है। अर्थात विचार व्यक्त करने, अर्थात क्या कह रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ है विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा मनोभावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। मनोभाव यानी मन के भाव, उनको कहने, आप मन के भाव है, आपके मन में कोई बात है, विचार है, कोई चल रहा है, तो आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे ना, भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना।
तो मन के भावों को कहना, या विचार अपने मन का विचार है उसको व्यक्त करना, या मनोभावों को प्रकाशित करना, यानी आप लिख भी सकते हो। तो उन करने के जो साधन होता है उस साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी तक आपने भाषा, उसके बाद भाषा की व्युत्पत्ति, अब भाषा की परिभाषा। देखो मित्रों, मैंने 3-4 परिभाषाएं लिखी है, आपको मात्र एक परिभाषा याद रखनी है, और वो आप ये लिख सकते हो, कामता प्रसाद गुरु की बड़ी अच्छी परिभाषा है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। यानी वो माध्यम ही भाषा कहलाता है। देखो समझना, मारवाड़ी में अपनी भाषा में समझो, आप अपनी भाषा में ये, मेरे मन में कोई बात है, मैं थाने कैसी, मेरा मन में कोई बात है, कोई विचार है, तो मैं भी बात ने थारे तक पहुंचाशू, तो बोल के कहूंगा या आपसे लिख के कहूंगा, फिर थे भी बात को रिस्पॉन्स देशो, उत्तर देशो, प्रत्युत्तर देशो, तो थे के कर शो, वापिस बोल शो। तो पहले मैं बात कही जबकि ने थे सुनी, अब थे कह रहे हो जबकि बात ने मैं ग्रहण कर रही हूं, तो आज की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को और जो माध्यम है, आप के माध्यम बात करी, हिंदी में करी, अंग्रेजी में करी, संस्कृत में करी, और जो माध्यम है वो ही भाषा कहलावा है। तो बात आ गई होगी समझ में। देखो परिभाषा, पहली परिभाषा है, देखो अनेक विद्वान भाषा वैज्ञानिक या व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने अनेक परिभाषाएं दी। पहले महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, महाभाष्यकार जो पतंजलि है उन्होंने कहा था कि मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। मनुष्यों की, मनुष्य जो है उसकी व्यक्त वर्णात्मक, जो व्यक्त करता है, वर्णन करता है, वो वाणी ही क्या है, भाषा है। तो मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। फिर स्वीट महोदय के अनुसार, मित्रों यह परिभाषा रीड यानी 3rd ग्रेड पेपर में आई थी, स्वीट महोदय की पूछी गई थी कि स्वीट महोदय के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा कहलाता है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि है कि नहीं, तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा कहलाता है। फिर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। वह साधन ही या वह माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो आप इनमें से जो आपको सरल लगती है वो भाषा याद कर लेना। देखो अभी तक आपने पढ़ा भाषा, यानी जो मनुष्य जाति है उस मनुष्य जाति के विकास में अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण साधन है या संप्रेषण का जो साधन है वो भाषा ही है। और मनुष्य परस्पर आपस में विचार विनिमय, संदेश, सूचना तथा भावना की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही करता है। और मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं उनका आधार या वाचिक माध्यम ही क्या है, मानक भाषा ही है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की व्युत्पत्ति जो है वो संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के लगने से हुई है और इसका अर्थ जो है भाष वक्तायाम वाची, यानी व्यक्त वाणी, यानी कथन या कहना ही है। और अर्थात कह सकते हैं विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने या मनोभाव को प्रकाशित करने का जो साधन है वही आपकी भाषा है। फिर भाषा की परिभाषा की बात की, जो पतंजलि थे उन्होंने कहा था कि मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। स्वीट महोदय ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों का विचार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। और कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा या मनुष्य जो है वो अपने विचार है वो दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को स्पष्टतया समझ सकता है, वही भाषा है। तो भाषा इतनी परिभाषाएं बता दी है, इतना वर्णन कर दिया, भाषा की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। फिर है भाषा की विशेषता। भाषा की क्या क्या विशेषता है? देखो मित्रों, आप, मैंने बहुत सारे भाई, आप कम से कम 5 इसकी याद रख लीजिए, ज्यादा नहीं तो 5 रख लीजिए। पहले आपको देखो मैं बताता हूं, भाषा जो है बेटा वो अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है, जन्मजात या पैतृक नहीं होती। इसका मतलब समझ गए? यानी भाषा
जानता भाषा बोलता ही निकलोगे। इसका मतलब क्या है, आप भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आप समाज में रहते हुए अनुकरणात्मक है, आप समाज में रहते हुए भाषा सीखते हैं। आप घर में रहते हुए जो बोल रहे हैं उनका अनुकरण करके सीखते हैं। जन्मजात होती तो किसी का पिता अगर अंग्रेजी बोलता तो उसका बेटा क्या अंग्रेजी बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, वो मारवाड़ी भी बोल सकता है। भाषा चीर परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा स्थायी नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। कि कोई जरूरी नहीं है आज मैं आपको ये वर्णन कर रहा हूं आपके सामने, कल क्या करूंगा, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो इसी में कुछ और वर्णन कर दूंगा। फिक्स थोड़े रहती है। आप आज हिंदी बोल रहे हो, आप ऐसे वातावरण में चले गए जहां अंग्रेजी वातावरण है, तो आप वहां पर क्या बोलोगे? अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। तो देखिए कौन कौन सी है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक या जन्मजात है? नहीं, भाषा को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, अर्जित किया जाता है। अपन संसार में रहकर भाषा सीखते हैं, जन्म से लेकर के नहीं आते। अगर लेकर के आते तो आपके पिताजी जो बोलते थे आप वही बोलते उसी समय, बोलते ही आते। भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। आप धीरे धीरे अच्छी, कभी अंग्रेजी कभी और, इतने पारंगत भी हो जाते हैं धीरे धीरे, तो ये परिवर्तनशील है। देखो कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, परिवर्तनशील कैसे है? ऐसे है कि कोस कोस पर, एक कोस में 3 किलोमीटर है, किताब है, एक कोस में 3 किलोमीटर है, कोस कोस पर पानी बदले। हर 3 किलोमीटर बाद पानी नहीं बदल जाता, स्वाद बदल जाता है, कहीं मीठा है, कहीं नमकीन है, कहीं कैसा ही है, पानी अलग अलग है। और 5 कोस पर पानी, 5 कोस जाते हो 15 किलोमीटर की दूरी पर भाषा में परिवर्तन आ जाता है। अलग अलग शब्द बोलते हैं अपन, जिन चीजों को कहते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में कीकर कह देते हैं, कोई उसको बबूल कहता है तो कोई उसको बावलिया कहता है, मेरे वाले क्षेत्र में बावलिया कहते हैं, तो भाषा बदली कि नहीं? तो कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, इसका मतलब भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। फिर भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। सही बात है, भाषा ही है जिसमें चाहे कोई बोल के बताता है या अपने को भाषा के माध्यम से लिखा हुआ मिला, तो अपने अपनी संस्कृति के बारे में, संचित ज्ञान विज्ञान के बारे में, महान परंपराओं के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भाषा से ही जान पाते हैं। अगली है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मैं बोलकर कह रहा हूं, या मैं लिखकर, यहां देखो लिखकर बता रहा हूं, या संकेतों के माध्यम से भी। संकेत होते हैं ना कि आप क्लास में बैठे हो, गुरुजी इतना ही कहते हो, बोलते थोड़े ऐसे करते हो, टीचर क्या कहता है? तो ये संकेतों के माध्यम से परस्पर यानी आपस में अपने विचार जो है वो आराम से, स्पष्टता से, बहुत अच्छी तरह से, निश्चितता और पूर्णता के साथ प्रकट करता है, तो वो माध्यम क्या? भाषा ही है। फिर भाषा प्रतीकात्मक होती है, बिल्कुल होती है। भाषा में अपने कुछ ना कुछ मानक चिन्ह होते हैं, भी क्या ऐसे लिखना है, ये छोटी की है, इसकी मात्रा ऐसी है, यू की मात्रा ऐसी है, तो प्रतीकात्मक है। अगर भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है तथा अनुकरणात्मक होती है, बिल्कुल सही है। आप ऊपर बात करके भाषा अर्जित है, तो अर्जित आप कहां से अर्जन करते हैं उसका? समाज में रहते हुए, तो सामाजिक है। अनुकरणात्मक, आप पहले भाषा जानते नहीं है, अनुकरण करते हैं, दूसरों को देख देख के सीख के ही करते हैं, अनुकरणात्मक भी होती है। भाषा की धारा स्वभाव तक कठिनता से सरलता की ओर चलती है। भाषा शुरू में आपको कठिन लगती है, हिंदी सीखनी है, कह आपको जाते हो ना तो कठिन लगता है, और जैसे ही ककड़ बारकड़ी पूरी आने लगी भाषा आपको आसान लगने लग जाती है। तो प्रारंभ में ये कठिन होती है, कठिन से सरल की ओर चलती है। फिर भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वही बात है जो पहले आई है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव, ये विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु वाली परिभाषा ही है। तो बेटा इस यहां तक आपको भाषा में क्या क्या याद रखना है? देखो ज्यादा कुछ याद नहीं रहे
तो एक बात तो ये याद रखो कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है। दूसरी बात, भाषा में से आप एक परिभाषा याद रख लो, कोई भी आपको जो अच्छी लगे। उसके बाद जो विशेषता वाला पॉइंट है उसमें से 5 विशेषताएं याद कर दो आप। जैसे भाषा अर्जित है, पैतृक नहीं, 1 परिवर्तनशील है, 2 सामाजिक प्रक्रिया है, 3 अनुकरणात्मक है, 4 भाषा प्रतीकात्मक है, 5 छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद कर लो। अब देखते हैं आगे। अपना अगला पॉइंट है भाषा के प्रकार। अभी तक अपन ने पढ़ा ना भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं। उसके बाद अपन अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं भाषा के प्रकार। कौन सा है? भाषा के प्रकार। मित्रों, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। देखो कई किताबों में आपको भी लिखा पड़ता है कि भाषा 3 प्रकार की होती है, नहीं बताऊंगा वो भी। भाषा के 2 प्रकार है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक से पता है मुख, देखो मुख यानी मुख से निकलने वाली, जिसको बोलकर प्रकट किया जाता है। लिखित जिसको लिखकर प्रकट किया जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति बोलकर दी जाती है मौखिक, और अभिव्यक्ति का माध्यम अगर लिखना रहता है तो लिखित। एक अन्य भाषा का प्रयोग कई करते हैं कि सांकेतिक होती है, लेकिन सांकेतिक वास्तव में भाषा का प्रकार नहीं है। कैसे नहीं है दोस्तों, आप ही बताओ। देखो ऐसे नहीं है, भाषा में शामिल नहीं करते, प्रकार मान लेते हैं। जब बात करते हैं भाषा के भेदों की तो उसमें उसको सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है भाषा के कितने भेद होते हैं तो 2, उत्तर आपका 2 ही होगा। क्योंकि सांकेतिक में संकेत होता है, उसमें बोला जाता है, उसमें लिखा जाता है नहीं। और जहां बोलना या कहना नहीं होता वो भाषा नहीं होती। क्योंकि आप पढ़ गए भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना, कथन। तो कहा थोड़े जा रहा है उसमें तो संकेत किया जा रहा है, तो वो भाषा नहीं। देख भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, मैंने कहा ना बोलना, आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा, भाषण देते हैं कि उद्बोधित करते हैं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति याद रखनी है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में पूछा जा सकता है। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिपि माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। लिपि माध्यम आगे पढ़ाऊंगा, लिपि क्या है। लिपि ध्वनि संकेतों का लिखित रूप है, जिसमें मैंने बोल दिया का, तो ये तो मैंने बोल दिया तो ध्वनि है, लेकिन जब तक उसको लिखित रूप नहीं देंगे, बताऊं आपको लिखिए ये क्या है, तब ये वर्ण है और ये लिपि है। किस लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि, गुरुमुख लिपि अलग अलग होती है सब। तो देखिए, तो लिखकर प्रकट किया जाता है लिखित भाषा। अब कुछ इनसे संबंधित बातें हैं देखो दोनों से, कि सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा ही प्रयोग में लाई जाती है। सामान्य जनजीवन है, उसमें अगर अपन बातचीत करते हैं तो माध्यम क्या रहता है, मौखिक, अपन बोल करके करते हैं। फिर इससे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बलपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती। मौखिक भाषा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद क्या आप उसको सिखाते हैं क्या बोलना, अपने आप सीखता है, और वो आपको सुनता है, आपको देख देख के अनुकरण द्वारा बोलना सीख जाता है। तो बलपूर्वक या प्रयत्न पूर्वक सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज, पहले परिवार में फिर वो समाज में जाना प्रारंभ करता है, समाज में, तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार, परस्पर संप्रेषण यानी आपस में संवाद, एक दूसरे से बातचीत व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती है। स्वाभाविक है, उसके स्वभाव में वो सीख जाता है अपने आप। फिर है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। लिखित भाषा में भाषा की वर्तनी यानी शुद्ध लिखना, और जैसा लिख आपने सीखा बोलना, वर्तनी उच्चारण किया, वैसा ही आपको लिखना पड़ता है। तो लिखित भाषा का उच्चारण प्रयत्न पूर्वक ये सीखना पड़ता है। छोटी की आएगी, बड़ी आएगी, अनुस्वार आएगा कि नहीं आएगा, नहीं सीखोगे तो भाई साहब, एक जने पूछो, बोले गुरु जी बिंदी में लगावा तो क्यों जा, मैं को अर्थ वर्णन तो जा। एक बार बताओ, कुंती बिंदी लगती है, कुंती कौन थी, अरे पांडवा की माँ ही। अब जब बिंदी ना लगा देखो दिखा कौन बना है, गुजरिया की माँ बड़े सीधी, तो हिंदी है। बीच बड़ी मात्रा सही है, मध्य की बात करता है, छोटी लगा देखो बीच यानी कुतिया। तो ये आपको सीखना पड़ता है। लिखित रूप में आप लिखोगे
तो किसी को, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो, मौखिक भाषा मूल रूप है, भाषा का मूल रूप है मौखिक भाषा, जो परिवर्तनशील होता है वो परिवर्तनशील है बेटा। मौखिक, आज मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं, व्याख्या दे रहा हूं, 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक को, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन उस भाषा में मिलेगा, आपको नई चीजें मिल सकती है, पुरानी वाली बातें मैं आदि नहीं करो, नहीं ले आऊं सारी, तो बदलता रहता है। मौखिक स्थायी रूप नहीं है, वो परिवर्तनशील है। आपने मुख्य रूप से किसी को कह दिया कुछ, आप पलट जाओ, क्या जिम्मेदारी है कि मैंने तो नहीं कहा, आलियो साहब बदल के रख दो, मैंने तो ये कहा था, तो परिवर्तनशील हुई कि नहीं, बदल गई बात। लेकिन लिखित में, रिटर्न में आपने किसी को कोई चीज दे दी लिख करके, तो आप मुकर नहीं सकते, वो स्थायी है। आपने लिखित रूप दे दिया तो वो स्थायी है। जब भी आप कोई चीज लेते हो, जमीन लेते हो और लेते हो, तो आपको रिटर्न में क्यों लिया जाता है, दुकान वगैरह सब, कि आप बदलो नहीं, परिवर्तन नहीं है आप में। मौखिक मुक्त जुबानी कह दिया तो बदल सकते हो। तो मौखिक भाषा का मूल रूप है मौखिक, जो परिवर्तनशील होता है, जबकि लिखित भाषा का स्थायी रूप है, इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है, ध्वनि चिन्ह लिपि वाले। भाषा इसके विपरीत देखो, भाषा स्थायी नहीं होती, तो मौखिक परिवर्तनशील और ये लिखित स्थायी रूप। इसके विपरीत केवल भाषा की बात करें तो भाषा कभी स्थायी नहीं होती, वो परिवर्तनशील होती है। सीधी भाषा की बात करें, क्या हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी नहीं सीख सकता? क्या अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी नहीं सीख सकता? सीख सकता है, परिवर्तनशील। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने पर परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी भाषा के लोग आएंगे, आप उनके शब्द आप में आने लग जाएंगे। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विशेष भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए, तो बदल गए ना। किसी सभ्य समाज का, अब देखो इसमें कैसे अंग्रेजी के शब्द हिंदी में है कि नहीं, आपको अंग्रेजी नहीं आती फिर भी आप अंग्रेजी बोलते हो, और आपके अनपढ़ माँ बाप आपसे अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, नहीं बोलते तो महसूस करके देखो। आपको मिसाइल थोड़ा क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। कभी वो कहते हैं कितने बज गए, बहुत अमूमन यही कहा जाता है क्या टाइम हो रहा है। दूसरी बात, स्कूल जा रहे हो, काम पर जा रहे हो, तो वो क्या कहेंगे, थोड़ा क्या लेट हो जी। कभी ये कहते हैं तुम्हें देर हो जाएगी, नहीं लेट हो जी, इसका ये क्या है, अंग्रेजी का। तो अमूमन भाषा, अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे ही फारसी के, उर्दू के समाहित हो गए हिंदी में, तो भाषा परिवर्तनशील है कि नहीं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। कोई भी सभ्य समाज है, आप अपन कहेंगे कोई ही आप बोलते ही क्या पहचाना का फेंको भाई राम राम का, राम राम क्या पहचाना भैया का, थर डोर देख के, यानी आपकी भाषा आपका दर्पण है, आईना है। आप जैसे ही बोलोगे, आपके संस्कार, आपके परिवार, आपकी सभ्यता, सारा कुछ झलक जाएगा बोलते। आप एक व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है, तो चाहे पीछे कुछ नहीं हो, लेकिन लोग क्या करें, यार बहुत सभ्य परिवार को छोड़ो है। और एक ऊट पटांग गले पड़ते ही फिर बतलाता है कि जहां लोग के कैसी वो तो नाम ही कटा दियो। तो सभ्य समाज जो है उसका आधार उसकी विकसित भाषा ही होती है। अब देखो, कई कहते हैं कि हिंदी है वो सीधी संस्कृत से आ गई, बेटा सीधी संस्कृत से नहीं आई है, उसका भी एक आधार है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। क्या थी, हिंदी। अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। यानी संस्कृत के बाद आपकी क्या है, पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। इसी क्रम में विकास हुआ है। हिंदी के बाद आपकी राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये उड़िया, असमिया, ये सब बनी है। तो इस प्रकार भाषा का विकास हुआ है। अगली बात है बेटा, भाषा की इकाइयां। क्या है, भाषा की इकाइयां। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सीधा प्रश्न आता है कि भाषा की कितनी इकाइयां होती है, लिखिए। तो बेटा इसमें भाषा जो है इसकी 5 इकाई मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 5 इकाई मानी जाती है। पहली ध्वनि, दूसरी वर्ण, तीसरी शब्द, चौथी पद और 5वीं वाक्य। फिर सुनना, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये 5 इकाइयां होती है भाषा की जो पूछी जाती है। अब ध्वनि किसे कहते हैं,
देखो मुख से निकलने वाली प्रत्येक पूर्ण व स्वतंत्र, आप जो मुख से बोल रहे हो वो प्रत्येक पूर्ण व स्वतंत्र आवाज जो है वो ध्वनि कहलाती है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, वर्ण तभी कहलाएगी जब उसको लिखित रूप दे दोगे। मैं जो भी बोल रहा हूं वो ध्वनि है, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक हर वो आवाज, हर वो बोली पूर्ण व स्वतंत्र आवाज, पूरी और स्वतंत्र आवाज, स्वतंत्र आप बोलो तो आवाज ध्वनि कहलाती है। फिर वर्ण मुख से उच्चरित स्वर व्यंजन, दो ही बात निकलती है, या तो स्वर होगा या ककड़ पूरे व्यंजन। तो मुख से उच्चरित स्वर व्यंजन ध्वनियां जो है जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। आप कह सकते हो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बेटा याद रखना है, आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्ण को कहते हैं। देखो वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन वो उच्चरित रूप में, लिखित रूप में कौन सी है, वर्ण है। लेकिन सीधा प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको वर्ण बताना है। फिर है शब्द, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो पहले वर्ण, दो वर्ण मिले शब्द बना, रा में मैं जोड़ दिया, मैं यानी रे था वर्ण, रे में आ स्वर, रा, फिर मैं और मैं में ए स्वर, तो क्या बन गया, राम। तो वो आपका क्या है, शब्द है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर है पद, पद यानी ये तो परिभाषा हुआ, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति कारक चिन्ह को कहते हैं। कारक चिन्हों की जो ने कारक चिन्ह होते हैं ना, जो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपादन अपादान से, संबंध का के, अधिकरण में पे पर, तो में पे पर, ने के लिए, का की, ये सब लगे होते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द, उन शब्दों के साथ वो विभक्ति लगी है तो उसे पद कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हो कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही पद कहलाता है। अब वाक्य देखो, शब्द से पद वाक्य, वाक्य यानी शब्दों का, जैसे वर्ण से शब्द बना तो शब्द से वाक्य बना। तो शब्दों का सार्थक यानी कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक एवं क्रमबद्ध, क्रम से होनी चाहिए। तो शब्दों का सार्थक में क्रमबद्ध योग ही वाक्य कहलाता है। क्रमबद्ध कैसे कि वाक्य में पहले कर्ता आती है, हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्रिया आती है, बीच में क्रम आता है, तो वो सीक्वेंस होनी चाहिए। तो शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध योग ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो प्रश्न है भाषा की इकाई, तो कितनी इकाई होती है, भाषा की 5 इकाई मानी जाती है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न बनता है भाषा और बोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है बोर्ड कक्षा में, फिर आ सकता है। भाषा और बोली, देखो अंतर पूछा जाएगा, वही बातें यहां पर मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूं, आप फिर मैं पढ़ के दिखा दूंगा। सीमित क्षेत्र में, किसमें, देखो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा का जो रूप है, ठीक है, उस भाषा के स्थायी रूप को, स्थायी रूप से वहां बोली जाती है, लेकिन क्षेत्र कैसा है, सीमित है। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थायी रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली को ही उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। जबकि भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। उसका क्षेत्र एक सीमित नहीं रहता, जैसे हिंदी भाषा है पूरे भारत में बोली जाती है, लेकिन बोली हर क्षेत्र की, प्रदेश की अलग अलग है। कहीं राजस्थानी है, कहीं कन्नड़ है, कहीं तमिल है, कहीं कोई है पंजाबी है, सबकी अलग अलग है। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थायी रूप को, वो स्थायी तो बात बोली जाएगी, रूप को बोली कहा जाता है, और जिसे उपभाषा भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। फिर देखो भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप सीमित क्षेत्र में है, अविकसित है, विकसित रूप नहीं है, तथा आम बोलचाल वाला, आपस में अपन बोलते हैं घर पे, तो आम बोलचाल की भाषा में रूप बोली कहा जाता है। अब देखो भाषा जो है ये बोली का ना तो कोई शब्दकोश होता है, यानी उसकी कोई डिक्शनरी नहीं होती। भाषा का ना ही कोई व्याकरण होता है और ना ही उसकी साहित्य में रचना की जाती है। बोली में कोई रचना नहीं की जाती, साहित्य में लिखा जाता हो, तो ये मूल अंतर। ऐसे ही देखो भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिससे साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता
तथा शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा में सब विपरीत है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती, व्यापक होता है, उसका व्याकरण भी होता है, शब्दकोश भी होता है, साहित्य रचना में भी उसमें होती है। तो अलग अलग पॉइंट आप बना देंगे। पहला सीमित और असीमित क्षेत्र की बात कर देंगे, दोनों की परिभाषा लिख देंगे। दूसरे में व्याकरण दोनों का होता है कि नहीं होता, तीसरा शब्दकोश होता है कि नहीं होता, चौथा साहित्य में रचना होती है कि नहीं होती। ऐसे 4-5 पॉइंट बना देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला पॉइंट है हिंदी भाषा की बोलियां। अब आपने जो बोली पढ़ा तो बोलियां है कौन सी? देखो, हिंदी केवल खड़ी बोली की का ही विकसित रूप नहीं है। केवल अपन कहते हैं कि खड़ी बोली का ही विकसित रूप हिंदी है, खड़ी बोली को ही हिंदी कहते हैं, नहीं, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है। ये आपका इससे भी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट, दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट है बेटा, ध्यान रखना। इसकी 5 बोलियां हैं, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। 5 बोलियां, 5 में अलग अलग बोलियां हैं। क्षेत्र विशेष से बाहर थी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब इनमें कौन कौन सी आती है? देखो, पूर्वी हिंदी, इसमें ABC, क्या लिखना है? याद रखो इसका, ABC, ABC यानी अ से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में ABC, पूर्वी हिंदी में क्या आएगी? ABC यानी अवधि, ए का मतलब अवधि, बी का मतलब बघेली, सी का मतलब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। दूसरा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में 4 बोलियां आती है बेटा, ब्रज आती है, बागरू आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है, कन्नौजी आती है। कुछ नहीं करना बेटा, B3K, बी स्क्वायर, बी की घात कितनी है? 3 और K, B3K यानी बी से ब्रज, बी से बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, और बी से बुंदेली और के से कन्नौजी, याद रखो, हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां लिखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां लिखिए, और वस्तुनिष्ठ एक बार एमएसएड में दे दिया तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो याद रखें। अगली बोली है बिहारी। बिहारी में कौन सी है? देखो, बिहारी में MMG, क्या याद रखेंगे? MMG, एम का मतलब है मगही, बी का मतलब है, एम का मतलब फिर है दूसरे का मैथिली, और जी का मतलब है MMG या MMB कर लो, भोजपुरी, MMB, बी का मतलब भोजपुरी, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, याद रह जाएगा बिहारी में। राजस्थानी में देखो बेटा, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, 3 एम है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। देखो, मेवाड़ी उदयपुर, मारवाड़ी जोधपुर साइड की, और मेवाती अलवर की, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़। वो कुछ विद्वान इनके अलावा बेटा मालवी, ढूंढाड़ी तथा बांगड़ी को भी राजस्थानी भाषा की बोलियां मानते हैं, लेकिन मूल 4 ये मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। लास्ट है पहाड़ी। पहाड़ी में 3 आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, जितना आपको याद रखना है वो बता रहा हूं। पहला आपको भाषा की उत्पत्ति याद रहनी चाहिए, भाषा की जितनी परिभाषा लिखाई आप एक काम तक प्रसाद गुरु आई, या आपको जो अच्छी लगे वो याद रख लेना, तो वो याद रखनी है। फिर भाषा जो है उसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? विशेषताएं। विशेषताओं में 5 याद कर लेना, बहुत है। और भाषा की विशेषता के बाद भाषा के प्रकार, मौखिक और लिखित, वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद भाषा की इकाइयां, ये प्रश्न भी मोस्ट है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो ज्यादा मोस्ट है, भाषा बोली और हिंदी की बोलियां। भाषा और बोली में अंतर पूछा जा सकता है, भाषा की इकाइयां 5 पूछी जा सकती है, हिंदी भाषा की बोलियां पूछी जा सकती है। तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है मित्रों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में
काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई। देखो कब? 14 सितंबर 1949, याद रखना है 14 सितंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है, भारत का अपना संविधान है, उस भारतीय संविधान सभा में काफी विचार विमर्श हुआ और उस विचार विमर्श के बाद, यानी किसको राजभाषा बनाया जाए, काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में तो हिंदी और उसकी लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी गई। और ये था एक्ट यानी अनुच्छेद 343(1) या 343 के बोल सकते हैं, उसके तहत याद रखना। इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या कह सकते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई, एक्ट 343(1) या क। इसलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या कह सकते हैं हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ एक तथ्य इसके संबंध में और है, बात करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा अधिनियम 1967 में यह व्यवस्था की गई कि जब तक हिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यानी साउथ इंडिया जो अपना है उसमें वो हिंदी को जानते ही नहीं, अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले को मूर्ख कहते हैं, गंवार कहते हैं, तो हिंदी को उन्होंने अपनाया नहीं। तो जो राजभाषा अधिनियम था 1967, उसमें यह व्यवस्था की गई कि जब तक हिंदी प्रदेश यानी जो साउथ इंडिया है हिंदी प्रदेश हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को साथ में सम्मिलित किया गया, क्योंकि वहां पर कार्यालयों में अंग्रेजी में ही काम होता है पूरा अभी भी। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की शुद्ध भाषा है, बिल्कुल संस्कृत जननी है सभी की, उसी से निकला है, सारी भाषाएं निकली है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकार्य की भाषा है। फिर विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी जो है इसमें विभिन्न बोलियां सम्मिलित है। पढ़ाना पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी, इनमें कितनी बोलियां थी, उनके मेल से बने होने के कारण, भाषाई विविधता के कारण, अब भाषा की विविधता आई, उसके कारण हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है, क्षेत्र विशेष में उच्चारण में विविधता पाई जाती है। आप थोड़ी दूर जाओगे, थोड़ी दूर आगे जाओगे, भाषा में कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है। वो क्यों है? क्योंकि वो क्षेत्र है, वो विभिन्न बोलियों के मेल से बनी है और उनमें भाषा की विविधता के कारण भाषा की विविधता पाई जाती है, इसलिए क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता अपने आप आ जाती है। फिर देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ये राजभाषा से संबंधित है, ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 22 थी। कितनी थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो प्रादेशिक भाषाओं की बात करें तो कुल संख्या थी 22, ध्यान रखना। एवं भारतीय संविधान के भाग 17, भाग कौन सा है? संविधान का 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पहली और ये पक्की। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये याद रखना है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया? 14 भाषाएं थी। कौन सी थी? असमिया, उर्दू, ओडिया या उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ये 14 मूल संविधान में भाषाएं थी और 14 जो 22 हुई वो बाद में जोड़ी गई। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं 15 नंबर पर जोड़ी गई थी सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो हुआ था 1967 में। फिर 16 मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ठीक है ना। ये 71वें संविधान संशोधन है 1992 के तहत जोड़ी गई और 19वीं डोगरी, बोडो और मैथिली, ये 3 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार कुल अपने पास कितनी भाषाएं होगी बेटा? टोटल 22 भाषाओं का जिक्र इसमें किया गया। तो देखें, आप देखेंगे कि इनको आप याद रख सकते हो। देखो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, तो ये कोंकणी से याद रख सकते हो,
कॉमनी से तीनों बन जाएगी। यहां देखो बॉर्डर याद कर लो, बॉटम कर लो, चाहे हाँ बॉटम कर लो। बॉटम से देखो, बो से बोटो, डे से डोगरी, मैं से मैथिली, ये जुड़ेगी। तो आप बेटा इस मैटर में अपने भाषा में आप कम से कम 14 सितंबर 1949 वाले एक्ट, इसको हिंदी में सुनाया जाता है, ये याद रखें। और ये पंक्ति याद रखें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये जरूर रखें, संविधान के भाग 17 और 43 से 51 तक भाषाओं का, ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा काम आता है ये प्रश्न। आपके याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो छोड़ सकते हो। उसके बाद है भाषा के भेद। आपको बताया तो बेटा भाषा जो है उसके निश्चित कोई भेद नहीं, लेकिन आपकी किताब में मैंने देखा एक प्रश्न ऐसा डाल रखा है जिसमें भाषा के रूप या भेद 8 दे रखे हैं। तो जो उन्होंने दे रखे हैं वो 8 मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसी को लिख करके आना। जबकि भाषा के भेद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने वालों सबसे मैं कहता हूं कि क्योंकि ये क्लास अपने रीट विद्यार्थियों के लिए भी बहु उपयोगी है, सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है, उसमें ये टॉपिक वैसा का वैसा है। तो वो ध्यान रखे, भाषा कोई निश्चित भेद नहीं होते। लेकिन आपको बेटा 12वीं स्तर पर आपकी किताब में ये दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 8 भेद जो लिखे हैं वही बताने हैं। देखो भाषा के भेद 8 भेद है। मूल भाषा, व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा, उपबोली या इसका नाम है स्थानीय बोली, चौथा है बोली और भाषा, और 5वां आदर्श भाषा या परिनिष्ठ भाषा, 6वां है राष्ट्र भाषा, 7वां है विशिष्ट भाषा, 8वां है कृत्रिम भाषा। तो ये आप 8 नाम बेटा याद रखेंगे, कैसे भी करो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब इनमें से जो भाषा के भेद है, कुछ परिभाषाएं हैं बेटा मैं यहां लिखवा रहा हूं, कुछ भाषा से संबंधित पूछी जा सकती है। इनमें से देखो राष्ट्रभाषा, विभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, सांकेतिक भाषा, इतनी परिभाषाएं मैं बता रहा हूं, आप याद करना, बहुत बढ़िया है। लेकिन सारी याद नहीं रहे तो कम से कम मैं कहता हूं राष्ट्रभाषा और विभाषा, इन दो को तो बेटा आप याद रखना ही रखना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण है, दोनों परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखो राष्ट्रभाषा, जिस भाषा को किसी राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या बोलती है और समझती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कोई भी राष्ट्र है, जैसे अपना भारत राष्ट्र, इस भारत राष्ट्र में, इस देश में अधिकांश जनसंख्या द्वारा यानी अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है और समझा जाता है तो उसको उस देश की राष्ट्रभाषा कहेंगे। ये बात इसमें लिखी है, जिस भाषा को किसी राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या यानी लोग बोलती है यानी बोलते हैं और समझते हैं उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं महत्वपूर्ण है, ये तो एकदम रट लेना। अगला है विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? देखो प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण, प्रांत क्षेत्र विशेष के आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया गया। देखो असमिया, उड़िया, डोगरी, पोडोर, ये देखिए अलग अलग, कन्नड़, तेलुगु, तमिल का तेलुगु, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, क्षेत्र विशेष के आधार पर। तो प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है, जिससे भाषा बन जाती है, रूप निर्मित होता है, विभाषा कहलाता है। जैसे राजस्थानी, पंजाबी, नेपाली, ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा विभाषा थी। फिर राजभाषा, या इसको कहते हैं प्रशासनिक भाषा, प्रशासन की भाषा भी कहते हैं। संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकार्य यानी प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा यानी राजकाज कार्य की भाषा, तो प्रशासनिक भाषा यानी राजकाज प्रशासन की। संविधान द्वारा, संविधान में जिस भाषा को राजकार्य यानी प्रशासनिक कार्य के लिए घोषित कर दिया जाता है कि भाषा घोषित कर दिया, उसे ही राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा, बच्चा जन्म लेने के बाद, मातृभाषा यानी मां की भाषा, बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता, फिर परिवार, फिर समाज के द्वारा जो भाषा को सीखता है, जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा, वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है, जिसमें संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप मान लो आप थे 2 भाई बहन हो, दोनों आपस में लड़ लिया या थे कोई सो काम कर दियो, जगह थार भाई ने ठा है शाम का खानो खान बैठो जरा वो थार का देख रही है, कहे इशारों में बात कर रहा, आपको पता है कि वो क्या कह रहा है, अर्थान बेरो है कि यो कनो चाहिए अपनी बात बता सी जना तो तक
इसका मतलब क्या है? नहीं पता नहीं। इशारों में जो संकेतों में बात की जाती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो बेटा ये अपना टॉपिक भाषा का तो कंप्लीट हो जाता है। भाषा, व्याकरण, लिपि, 3 चीज थी, भाषा कंप्लीट हो जाता है। देखो सबसे बड़ा टॉपिक भाषा ही है। इसमें व्याकरण में नाम मात्र की चीजें हैं और लिपि में नाम मात्र की चीजें हैं। सबसे बड़ा भाषा से संबंधित था। इसमें बेटा ज्यादा कुछ याद नहीं रहे, आप भाषा का अर्थ याद रखेंगे, भाषा की व्युत्पत्ति याद रखेंगे, भाषा की एक परिभाषा याद कर लेंगे, भाषा की जो विशेषता है उसमें से 5 याद कर लेना। उसके बाद भाषा के प्रकार जो है, भेद है, मौखिक और लिखित, उसके बारे में याद रखना। उसके बाद भाषा में अपन ने बताया था जो भाषाई आयाम है, भाषा के जो प्रकार, इकाइयां 5 वो याद रखेंगे। उसके बाद भाषा और बोली में अंतर वो आप कन्फर्म याद रखेंगे। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था भाषा के भेद, वो भी पढ़ने हैं। भाषा की जो बोलियां है, बोली किसे कहते हैं, उपबोली किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। बोली उपबोली में अंतर आ गया। बोलियां कौन कौन सी है? जो 5, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, वो याद रखेंगे। फिर ये एक लाइन याद रहे तो ठीक है, ये एक तो याद रखना, बाकी और नहीं याद रहे तो। उसके बाद भाषा के भेद आपको नाम याद रखने हैं। उसमें राष्ट्रभाषा और विभाषा कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका भाषा टॉपिक है। अब अपन चर्चा करते हैं व्याकरण की। भाषा के बाद अपना अगला टॉपिक है व्याकरण, क्योंकि इसमें भाषा, व्याकरण और लिपि 3 टॉपिकों की बात होती है। मैंने आपको बताया था भाषा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न आते हैं, मैंने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दे दी है, प्रश्नों को भी और उससे संबंधित मैटर की भी। अब अपन बात करते हैं व्याकरण की। बहुत संक्षिप्त छोटा सा एक प्रश्न बनता है और बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए व्याकरण है क्या, मूल भूमिका देखते हैं। व्याकरण भाषा का एक संपूर्ण शास्त्र है। व्याकरण है जो अपनी भाषा है, कोई भी हो, हिंदी, संस्कृत, सब, अंग्रेजी, किसी भी, कोई भी भाषा हो सकती है। व्याकरण जो है वो भाषा का, कोई भी भाषा, उस भाषा का एक संपूर्ण शास्त्र है। पूरा व्याकरण ही है, ये मान लो सब कुछ। व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही भाषा की, ये व्याकरण शास्त्र ही है, इसके द्वारा कोई भी भाषा, उस भाषा की ध्वनियों जो अपन मुख से निकालते हैं, ध्वनियों, स्वर, व्यंजन, अब वो ध्वनि किस रूप में होगी? या तो कोई स्वर होगा या कोई ना कोई व्यंजन होगा। हिंदी में मूल 11 स्वर होते हैं, तो उनमें से बोली जाने वाली ध्वनि या तो स्वर होगा या स्वर नहीं, तो बाकी बचा वो व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण स्थान जानते हो? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इनमें से कहां से बोला जा रहा है? जैसे नहीं हो तो बताओ क्या कंठ से बोला जाता है? आप होठों को पकड़ के पैर बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाओगे। नाक बंद करके नहीं बोल के देखिए, नहीं बोल पाओगे। ये नहीं है इनके उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण यहां से होता है। तो उच्चारण स्थान प्रयत्न, प्रयत्न यानी प्रयत्न बाह्य और आंतरिक प्रयत्न होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ऐसे जो वर्ण होते हैं एवं स्वरूप आदि के साथ उनका विश्लेषण किया जाता है। ये किसमें किया जाता है? ये व्याकरण शास्त्र में ही किया जाता है। और इनके बिना भाषा विकसित नहीं है, अविकसित मानी जाती है, शुद्ध नहीं मानी जाती। तो शुद्धता के लिए व्याकरण जरूरी है। अब बेटा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति या शब्द यहां पर है, व्युत्पत्ति ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या ले लो? व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। तो देखो व्याकरण शब्द है वो वी धन अ धन करण से बना है। व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण से बना है। देखिए जो वी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, करण यहां पर मूल शब्द है, लेकिन वास्तव में करण भी संस्कृत के, इसमें मूल धातु क्री आती है और क्री में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ये कि वी धन आ धन करण से बना है, पूरा करना चाहो तो वी धन आ धन क्री धन अन से बना है। व्याकरण शब्द का अर्थ है, ये याद रखना है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति और व्याकरण शब्द का अर्थ। व्याकरण शब्द का अर्थ है व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान किया जाए, शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान किया जाए, वही व्याकरण है। इसका अर्थ होता है कोई भी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति, रचना कैसे हुई, उसका ज्ञान किया जाए, वो आपका व्याकरण है। ये इसका अर्थ है। भाषा के वर्ण,
शब्द और अर्थ। वर्ण है वो शब्द है और उसका अर्थ है, अर्थ ही प्रधान माना गया है। इन्हीं तीनों का ही व्याकरण में विवेचन है, इनका वर्ण का, शब्द का, उसके अर्थ का, इनका व्याकरण में वर्णन मिलता है। तो अर्थ में आ गया, अर्थ इसका विश्लेषण भी होता है। लेकिन व्याकरण की परिभाषा, अब व्याकरण कहते किसे हैं? देखो, व्याकरण शब्द का अर्थ है विश्लेषण, दूसरा अर्थ क्या है? विश्लेषण भी है, आप ये भी याद रखें। फिर परिभाषा, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने तथा लिखने से संबंधित। भाषा को शुद्ध बोलना है, उसको शुद्ध लिखना है, तो ये ज्ञान कौन करवाएगा? व्याकरण करवाएगा। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने से संबंधित नियमों का ज्ञान देने वाले, नियमों का ज्ञान देने वाले शास्त्र को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे बात समझ कि भाषा को शुद्ध अपन बोल सके, भाषा को शुद्ध लिख सके, इसका जो ज्ञान हमें जिस शास्त्र से होता है उस शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। अगर ये व्याकरण नहीं होती तो अपन ना शुद्ध लिख पाते, ना अपन शुद्ध बोल पाते। क्योंकि मुझे कहीं जाना है ये होता, मेरे को कहीं जाना है, मैंने कहीं जाना है, ऐसे बोलते ना, मैंने जोड़ लेते तो ये अशुद्ध होते ना। तो व्याकरण ने ज्ञान करवाया कि ये चिन्ह नहीं है ना, यहां पर ये जुड़ेगा, है ना। तो फिर है हिंदी भाषा और व्याकरण। देखिए, व्याकरण शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप को बोलने या लिखने के नियमों का ज्ञान करवाता है। व्याकरण यही ज्ञान करवाता है कि भाषा को शुद्ध कैसे लिखा जाए, शुद्ध कैसे बोला जाए। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार आदि वर्गों में विभाजित कर इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। सही बात है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है, वाक्य आता है, इन्हीं में इनको विभाजित किया जाता है, फिर इनका विवेचन किया जाता है सबका। किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भाषा को जानना है तो उसके व्याकरण को जानना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण को नहीं जान पाए तो भाषा को शुद्ध रूप से नहीं जाने पाओगे, क्योंकि शुद्धता का ज्ञान तो व्याकरण ही कराती है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना हिंदी व्याकरण में ही होती है। यानी इनको स्पष्ट रूप से कहीं अगर इनका स्पष्टीकरण मिलता है तो व्याकरण में ही मिलता है, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो। इन शब्द का चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वर्ण हो, चाहे पद हो, पदांश हो, शब्द हो, शब्दांश हो, वाक्य हो, वाक्यांश हो, इनका पूर्ण रूप से विश्लेषण, विवेचन जो है वो व्याकरण में मिलता है। तो अब बात आती है व्याकरण के अंग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बेटा, ये पार्ट यहां से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न व्याकरण से आपकी परिभाषा, ये पॉइंट मोस्ट और आपका ये पॉइंट मोस्ट। इस व्याकरण में ये दो चीजें, परिभाषा, इसका अर्थ और परिभाषा याद रखें, और व्याकरण के अंग याद रखें। प्रश्न अगर आएगा व्याकरण से तो इन दो में से आएगा। 100% पे है, देख लेना। देखिए, व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग माने जाते हैं। 4 अंग कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। देखिए, वर्ण, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण। वर्ण किसे कहते हैं पहले बता चुका हूं मैं, भाषा आ चुकी है बात। वर्ण कहते किसे? यानी मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अपने आप में वो टुकड़ा है, स्वतंत्र टुकड़ा है, उल्लास टुकड़ा है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण है। तो इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण स्थान, उनका वर्गीकरण के अलावा उन बने शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है का उल्लेख इसमें मिलता है। यानी वर्ण कहते किसे है? वर्ण जो है उनका आकार कैसा होता है, ऐसे बनाया जाता है ना अपने को, कि उसकी आकृति कैसी होगी, व्याकरण सिखाता है। उच्चारण स्थान, कहां से कौन सा वर्ण बोला जाएगा उसके बारे में, तथा वर्गीकरण, फिर अनेक प्रकारों में इनको बांटा जाता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब कौन कौन से वर्ण किस में आएंगे, ये वर्गीकरण है। इनके अलावा उनसे वर्णों से जो शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है, शब्द कैसे बनते हैं, इसका उल्लेख इसमें वर्ण विचार में मिलता है। फिर है शब्द विचार। दूसरा है शब्द विचार। इनमें शब्द के भेद, शब्द के भेद, कई भेद होते हैं। आप तो सार्थक और निर्थक 2 पढ़ लेते हैं। कई है उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग एवं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई है। देखिए, इनमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, उनकी व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति यानी विशेष रखना, उत्पत्ति यानी वो कहां से आए,
तथा रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का विवेचन भी होता है, जो भी मैंने बताया किस किस आधार पर होते हैं। फिर पद विचार, इसमें शब्द से पद निर्माण, देखो शब्द से, क्योंकि स्वतंत्र है तब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है, तो प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो इसमें शब्द से पद निर्माण, वी कारक तत्व तथा पद के विविध रूपों का उल्लेख मिलता है। वी कारक तत्व होते हैं लिंग वचन कारक काल, जो विकारी हो रहे विकारी में अंतर पैदा करते हैं, उनसे पता चलता है अपने को। देखो वाक्य विचार, इसमें वाक्य से संबंधित उसके भेद उपभेद अव्यय विश्लेषण रचना अव्यय वाक्य निर्माण प्रक्रिया आदि का वर्णन किया जाता है। तो व्याकरण के अंग कितने हैं दोस्तों, 4 है, वर्ण विचार और शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और व्याकरण की परिभाषा, अर्थ विश्लेषण, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने से संबंधित नियमों का ज्ञान देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ये आपका इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो बन चुका है, आएगा तो इसी में से आएगा। मोस्टली इस व्याकरण से और कोई प्रश्न नहीं आने वाला। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास, तो आप अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, क्लास को लाइक करो और जितने आपके मित्र हैं सब तक क्लास पहुंचाओ, क्योंकि अपना जितना परिवार ज्यादा बढ़ेगा, पढ़ने का आनंद उतना ही अधिक आएगा। चलिए अब बात करते हैं लिपि की। अंतिम टॉपिक अपना इसमें बचा है। देखो भाषा पढ़ लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया, अब रहा है लिपि। देखते हैं लिपि के बारे में। लिपि कहते किसे हैं? देखो किसी भी भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं मौखिक, अब मैं क्या, ये किसी भी भाषा के, अब संस्कृत वाला संस्कृत में बोल लेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में बोल लेगा, हिंदी वाला हिंदी में बोल लेगा। तो ये बात आपको बता दी गई कि भाषा कोई भी हो सकती है, या हिंदी से मतलब नहीं है, लिपि सभी में लागू है। तो किसी भी, अंग्रेजी पढ़ते हो अंग्रेजी में रोमन लिपि है, संस्कृत हिंदी में दोनों में देवनागरी लिपि है, सब में है। पंजाबी पढ़ते हो तो उसमें गुरुमुख लिपि है, उर्दू पढ़ते हो तो उसमें फारसी लिपि है, सब में लिपियां हैं। तो किसी भी भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए, मुख से जो बोलते हो उसको अंकित करने के लिए, लिखने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं, अगर बोल दिया वह बाजार जाता है, तो आप इसको लिखोगे वह बाजार जाता है, इनके लिए कोई चिन्ह होंगे ना। वह कैसे लिखा जाएगा, वह में आ की मात्रा लगेगी तो वो कैसे लगेगी, बाजार जाता है आई की मात्रा कैसे लगेगी, ये क्या है, अंकित करने के लिए ये चिन्ह बने हुए हैं स्वर और व्यंजन के रूप में। तो अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आराम से समझ में आ गई। जो कुछ बोल रहा हूं मौखिक रूप से, उन मौखिक रूप से बने हुए अपन है उनको अंकित करते हैं मौखिक रूप को, तो उनके लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको लिपि कहा जाता है। तो याद रखेंगे लिपि। इसको और सरल भाषा में पढ़ते हैं, अर्थात भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, भाषा की ध्वनियां, भाषण आप जो बोलोगे ध्वनि आपकी आएगी, बात हुई है मौखिक बारण, ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों, लिखने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन चिन्हों में लिखा जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। बात तो एक ही है। अब बात करते हैं परिभाषा की। अब क्या कहो, ऊपर क्या था, बात हुई है मित्रों, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक नहीं अनेक परिभाषाएं आपको दूंगा। अपने सामने तीनों स्तर के बच्चे बैठते हैं, आपको जो आसान लगे वो परिभाषा याद कर लेना। लेकिन निश्चित रूप से व्याकरण और लिपि ऐसे टॉपिक है जिनमें परिभाषाएं ज्यादा पूछे जाने के चांस है। व्याकरण में, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के अंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर लिपि किसे कहते हैं, प्रश्न पहला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहां से ये प्राचीन लिपियां दो, ब्राह्मी और खरोष्ठी, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन यहां से परिभाषा, लिपि में परिभाषा आने के ज्यादा चांस है। तो आप देखिए परिभाषा, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर, बात वही है सब में, मौखिक बोला जा रहा है उसको, उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए, लिखकर अपन प्रकट करेंगे दूसरे के सामने, तो उसके लिए जिन वर्तनी चिन्हों, वर्तनी शुद्ध रूप से वर्तनिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाता है। बात सब में एक, ये कान इनू पकड़ो तीनू पकड़ो दर्द एक सुई। बात वही है कि सीधी बात है कि मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। एक ध्यान रखना, चिन्ह शुद्ध शब्द होता है, चिन्ह को नहीं, ठीक है बोलो, चिन्ह
सुधार लीजिए, क्योंकि 12वीं के बाद आपको कंपटीशन लेवल की तरफ बढ़ना है। वह अगर आपकी हिंदी रहती है, जो एग्जाम देते हो सीईटी देना है उस, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा एलडीसी सब इनके लिए तो आप देते हो, तो वहां पर हिंदी का ये सारे टॉपिक आपके वहां काम आएंगे। आप ढंग से पढ़ लो, एक बार पढ़ो, जितना पढ़ना है मन से पढ़ो। देखो, तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, बता दिया मैंने। पंजाबी की गुरुमुख है, अंग्रेजी की रोमन है, संस्कृत की, कोंकणी की, हिंदी की, इन सब की अपने देवनागरी। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी है। याद रखना है, देवनागरी लिपि किस किस की है? संस्कृत की है, हिंदी की है, मराठी की है, कोंकणी की है और नेपाली की है। उसके बाद अंग्रेजी की रोमन बोली जाती है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू की फारसी है। ये पक्का याद रख लेना कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब बात करते हैं भाषा और लिपि का संबंध। भाषा लिपि का क्या संबंध है? वो सरल बात है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। देखो, भाषा का लिखित रूप लिपि के द्वारा ही सुरक्षित रहता है। सही बात है, भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि के द्वारा ही सुरक्षित रहता है, क्योंकि मनुष्य देखो मौखिक रूप से कुछ बोल दिया तो कल वो तो मुकर जाएगा, तो सुरक्षित कैसे है? अगर आपने रिटर्न में दे दिया तो वो बात बेटा क्या है? बिल्कुल सुरक्षित है। तो देखिए, भाषा का लिखित रूप लिपि द्वारा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो चिन्ह बने होते हैं उसके द्वारा ही लिखा जाता है। भाषा मनुष्य के मुख से निकले ध्वनि संकेतों की समष्टि है, याद रखना है। तो लिपि उन संकेतों की रूपात्मक अभिव्यक्ति है, रूपात्मक रूप से अभिव्यक्ति है। भाषा और लिपि में साम्य और वैषम्य भी है, परंतु दोनों भावों एवं विचारों में क्या है? वाहक है। तो ये दो बातें जरूर याद रखना, ये लाइन याद रख लेना, क्योंकि कल को अंतर की बात पूछ रहे, थोड़ा सा ऐसा कोई प्रश्न दे दे, भाषा और लिपि के संबंध को समझाइए, तो ये सरल सी बात है। आगे देखिए, भारत की दो प्राचीन लिपियां। देखो बेटा, मोस्ट प्रश्न बनता है यहां और मोस्ट प्रश्न बनता है परिभाषा का। ज्यादा मोस्ट, ये वेरी मोस्ट है, ये दोनों लिपियां पूछी जा सकती है। देखो, भारत की दो प्राचीन लिपियां, भारत की दो प्राचीन लिपियां, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। याद रखना दोनों नाम, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। अब देखो, इसमें से जो ब्राह्मी लिपि है ना, पहली, इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि, जो हिंदी की संस्कृत की है ना, उस देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसमें क्या है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। आप पेज पे लिखते हो ना, तो बाईं ओर अपना बायां हाथ है जिसमें घड़ी रखते हो आप, उस बाईं साइड से शुरू करते हैं, दाईं ओर चलते हैं, फिर बाईं साइड से शुरू करते हैं, दाईं ओर चलते हैं। ये देवनागरी लिपि की विशेषता। देखो, भारत की दो प्राचीन लिपियां, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि। इसमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है, शुद्ध रूप से कहे कि इसमें अक्षर है, और न ही वर्णात्मक लिपि है, न ही कोई वर्णात्मक वर्णन की बात हो रही है। दोनों रूप ही शुद्ध रूप से नहीं है, मिक्स है। देखो आगे, देवनागरी लिपि का परिचय वर्तनी। अब अपन अपने हिंदी है उसमें देवनागरी लिपि लगती है, तो उसकी बात करते हैं। देखो, भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। देखो, भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, बिल्कुल। मौखिक परिवर्तनशील होता है, स्थायी नहीं होता। मौखिक कहने वाला मुकर जाएगा। लिखित स्थायी होता है, कितने साल बाद आप रिटर्न में दी हुई चीज अगले के सामने रख सकते हो। तो लिखित रूप स्थायी है। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे देखो, ये क के लिए ये है, ए के लिए है, री के लिए ये है, तो ये चिन्ह बनाए गए हैं ना। तो देखो, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, पहले बता चुका हूं। वर्तमान में देवनागरी लिपि का मानक रूप तैयार किया गया है। ये मानक ही तो है कि ये आएगा, क के लिए ये है, ए के लिए ये है, मानक रूप तैयार किया गया। और उसमें भी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों एवं वर्णों का मानक रूप प्रयोग किया गया है। वर्णों का मानक रूप तैयार किया गया, किस रूप में? स्वर और व्यंजन के रूप में। या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। अब इसमें अपनी लास्ट बात इतनी रही है, स्वर कौन से वो मानक रूप देवनागरी लिपि में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सरल है। अरे कखड़ा पढ़ता है, वर्णमाला कखड़ई है और की कोनी। तो देखो, उसको अपन देख रहे हैं। तो देवनागरी लिपि का जो परिचय अपन पढ़ रहे हैं,
उसमें मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन की बात होती है वर्णात्मक ध्वनियों में। तो पहली बात देखो, स्वर और व्यंजन में दी क्या है कि मुख से उच्चरित ए आ क आदि ध्वनियां है। पहली बात देखो, ए आ क आदि ध्वनियां, ए आदि मैंने दिए दो डालने की, आ क की जगह गे बोलो, घे बोलो, आ बोलो, ई बोलो, कुछ भी बोलो, मुख से उच्चरित जो ध्वनि है वो आपकी वो ध्वनियां है। मुख से बोलोगे वो आपकी ध्वनि है, और जब उसको लिख दोगे, मैंने बोला क तो वो ध्वनि है, मैंने बोला गे ध्वनि है, ए ध्वनि है। जैसे मैंने लिख दिया, उसको रिटर्न में लिख दिया तो वो वर्ण है, लिखित रूप वर्ण है। दूसरी बात देखिए, ये ध्वनियां जब लिखित रूप या लिपि रूप में प्रयुक्त होती है, लिखित रूप को ही अभी पढ़ गया है, लिपि परिभाषा प्रयुक्त होती है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। कह दिया ना, मुख से बोलो ध्वनि, रिटर्न में लिख दो वर्ण। तीसरी बात, जिस ध्वनि का उच्चारण श्वास वायु के एक ही आघात से होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है अक्षर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जिस ध्वनि का उच्चारण, जिस ध्वनि का उच्चारण है, देखो ध्वनि बोल रहा हूं, वर्ण नहीं बोल रहा, क्योंकि मुख से बोल रहे हैं अपन, केवल लिख नहीं रहे। जिस ध्वनि का उच्चारण श्वास वायु के एक ही आघात में यानी एक ही झटके में हो जाता है, उन्हें अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे मैंने कहा राम, श्याम, घर, एक झटके में बोल रहा हूं तो ये अक्षर है। देवनागरी लिपि की सभी ध्वनियां दो प्रकार की होती है। देवनागरी लिपि की जितनी भी ध्वनियां है वो दो ही प्रकार की है, या तो स्वर या व्यंजन। देखिए, स्वर तथा व्यंजन। बढ़िया कोई बात बनती है। देवनागरी लिपि की ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन। अब बात करें स्वर, पहले स्वर को देखते हैं। जो मानक रूप दिया गया है ना, ये सारे मानक है, अभी अपन पढ़ेंगे जो देवनागरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, स्वर किसे कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी प्रकार की कोई अन्य सहायता नहीं ली जाती। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, निर्बाध गति से होता है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। आ सीधा बोल दिया। लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कह बोलो तो कह तो हलंत है, उसमें ए मिला तब कह बना। का बोलो, कह में आ मिला तब का बना। देखिए, मैं बोल रहा हूं ए, ई, ये स्वर स्वतंत्र है अपने आप में, कुछ नहीं मिला हुआ इनमें, तो ये क्या है? स्वर है। लेकिन जैसे बोलूं कह, तो अब ये स्वतंत्र तो नहीं है, कह तो ये है, इसमें ए मिला तब कह बना। का, कह में क्या मिला? आ मिला। ऐसे की में ई मिला, तो इनमें सहायता लेनी पड़ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो व्यंजन। तो जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो जाता है उनको स्वर कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें स्वर कहते हैं। यानी उनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, या उनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे देखो, स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं, याद रखना। हिंदी में कितने? 11 स्वर होते हैं। ए वाली पंक्ति आप सबको आती है, उसमें अंग और ए को छोड़ दो, बाकी 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सबको आता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? ए की। लेकिन आ, ई, इन सब की देखो, आ की ये मात्रा होती है, ई की होती है, बड़ी की होती है, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब मात्राएं। ये मानक रूप है लिपि। देवनागरी लिपि ने हमें यह बताया कि आ की मात्रा ये होगी, ई की ये होगी, तभी तो की से की बना लिया अपने, ची बना लिया, री बना लिया, ये मात्राएं तो उन्होंने मानक रूप दिए, इससे बना। आगे देखो, अपच गया अनुस्वार, अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि इन्होंने दी चंद्र बिंदु को। ये चंद्र बिंदु होता है, जैसे देखो हंसना, चांद, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, इसको अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। फिर देखो विसर्ग, विसर्ग ये दो बिंदु से लगता है ना, के आगे अंग है, इससे आगे के दो रहे ना अंग है, तो विसर्ग किसको कहते हैं? जैसे अदय गति, दुख इनमें लगी है। अनुस्वार कहते हैं इसको, ऊपर अनुस्वार कहते हैं इसको, जैसे हंस पंख इनमें लगा है। तो ये रूप, ये ऐसा लगता है ना, ये ऐसा, ये अनुस्वार है, ये बिंदी लगती है, ये विसर्ग है। इन दोनों को दोस्तों यहां नहीं बताया गया, लेकिन दोनों को अयोगवाद ध्वनि कहा जाता है। अयोगवाद है, अयोगवाद ध्वनि कहा जाता है, कि इनको विसर्ग और अनुस्वार दोनों को सम्मिलित रूप से अलग अलग विसर्ग और अनुस्वार है। फिर पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण में। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है
उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें कैसे लेकर के बेटा है तक, कैसे लेकर के है तक आपके क्या है, एक तो कैसे है तक होते हैं व्यंजन, कैसे है तक, तो ये आपके कैसे मैं तक तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या बेटा 25 होती है। कितनी होती है? 25। और यह वाला है ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। और सहसा ये जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गए। और फिर संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ और श्रेय को इन्होंने संयुक्त अक्षर नाम दिया। देखो इनकी ये रचना याद रखना आप, ये बीएसटीसी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। छह बना होता है क और श्रेय का, त्र बनाता है त रे का, ज्ञ बनाता है ज और ये का, और श्रेय बना होता है स और रे का। फिर हल चिन्ह, इसको हल कहा जाता है। जैसे देखो अपराहन, पट्टा, तो पे और टे टा, देखो ये आता है। जो टाग में ना सिर चढ़ी हुआ तो पगा पड़ो पूरो, तो ये जो पैर में दिख रहा है ना आधा दिख रहा है वो पूरा है। जैसे अपराध, आप देखो ये अपराध ऐसे अपरा है में या ने है, तो ये पूरा है ने है आधा है, तो आधा इसकी हालत ये लगता है। ग्रहित, ग्रहित यानी ग्रहित को आगत भी कहते हैं, ग्रहित को ग्रहण किया हुआ भी कहते हैं। अंग्रेजी से एक स्वर लिया गया ओ, जिसे ना डॉक्टर कॉलेज इन पे लगता है, तो ये एकमात्र स्वर है जो आगत है, ग्रहित अंग्रेजी से लिया गया। और व्यंजन फारसी से लिए गए 5 व्यंजन ग्रहण किए गए। क्या गए? क ख ग ज फ। आपको इनमें क्या अंतर है? इनमें देखो ये बिंदी सी लगी है सबके नीचे, इसको बेटा नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। यानी किसी भी इस वर्ण पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फारसी के विद्वान थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। देखो गजल, गरीब ये लगा पड़ा। ठीक है, अब देखिए लास्ट बात, इन सभी ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान या उच्चारण परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। ये बता दिया मैंने, कंठ से, तालु से, किन से बोला जाता है, वैसे किया जाता है। हिंदी भाषा का समस्त व्याकरण संस्कृत, यह पंक्ति वेरी वेरी मोस्ट एक प्रश्न आता है इससे। हिंदी भाषा का समस्त व्याकरण आपसे पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो संस्कृत व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। किससे है? संस्कृत व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है हिंदी का पूरा व्याकरण। इसमें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अंशों व नियमों को भी अपनाया गया है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था भाषा, व्याकरण एवं लिपि। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को जाते जाते लाइक करके जाएं और वीडियो को शेयर करके जाएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया उसके पास बेल आइकन दिया उसको दबा ले, ताकि नया आपके लिए क्लास जब भी आए तो नई क्लास आते नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, अपने नाना के, मामा के, चाचा के, भाई के, बुआ के, जहां भी अपने संपर्क के हैं, आपके स्कूल के दोस्त सभी को बताएं, क्योंकि सब पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छा कंटेंट मिले तब ना। और जब पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा चैनल था, परीक्षा के बाद पता चले यार कितना अच्छा मैटर था, हमें तो पता ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आप लोग मेरी शक्ति है, मेरा बल है, आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जितने ज्यादा संख्या में जुड़ोगे मुझे उतना ही ज्यादा उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, मैं आपसे प्रभावित रहूंगा और मैं आपको इससे भी बेटर मैटर लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो आप क्लास को शेयर करें, आगे इसको भेजें और कम से कम एक विद्यार्थी 5-5 सदस्यों को जरूर जोड़े चैनल से, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं। तो आज की क्लास इतनी थी, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। 2 टॉपिक आपने शब्दशक्ति और आपका भाषा व्याकरण लिपि में करवा चुका हूं। अब अलंकार और आपका एक टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सर।